विज्ञान दिवस है, तो मैं जो यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो ये है कि जो भी 6, 7, 8 के बच्चे यहाँ पे हैं, उनकी कक्षाओं में, उनकी किताबों में जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी नियम हैं, उनको कैसे हम TLM के थ्रू सीख सकते हैं, कैसे हम छोटे छोटे मॉडल से उन विज्ञान की अवधारणाओं को सरल तरीके से अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन में शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अनुभव आधारित शिक्षा एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बन चुकी है जिसके बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं कि शिक्षा अनुभव से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो आखिर वो कैसे होगी जुड़ी हुई अनुभव से? जब तक हम क्लासरूम में वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम करके नहीं देखेंगे उस सबको, तब तक ये सिर्फ शब्द की बात रह जाएगी, ये सिर्फ भाषाई बात रह जाएगी। तो ज्यादा बातचीत न करके हम सीधे अनुभव आधारित शिक्षण पे आते हैं कि कैसे करते हैं। मिल जाएगी यार। यहाँ पहुँचने के लिए पीछे से रास्ता है। आसपास चलती है। इस कमरे में हम लोगों के अलावा बहुत सारी चीज और भी है, उसमें हवा भी है। तो आप में से कोई भी ये जानता होगा कि हवा चलती कैसे? अगर मैं बात करूँ हमारी इस धरती में हवा आखिर चलती कैसे हो? हवा एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट होती है? तो ये बहुत ही साधारण सी बात है कि हवा का जो दबाव है, हवा ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर है, उसी से आधारित एक छोटा सा खिलौना है जो आप घर में कर सकते हैं। अगर मैं ये मेरे पास एक कागज का बहुत छोटा टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े को मेरे को अगर मैं इसको ऊपर से फूंक मारूं तो ये कहाँ जाएगा? आप में से कोई भी बता सकते हैं। अगर फूंक मारूं तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा ना। और अगर मैं नीचे से फूंक मारूं इसको तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मैं इसको ऊपर से फूंक मारूं और ये ऊपर आए? नहीं हो सकता। तो चलो करके देखिए, ठीक है? तो ये कागज का मेरे पास एक छोटी सी स्ट्रिप है और मैंने ये ऐसे रखी और फूंक मारी। ये क्या हो रहा है इसके साथ? ये कहां की ओर आ रहा है? नीचे से ऊपर की ओर। आ रहा है क्या? एक इसी से रिलेटेड एक दूसरी चीज मेरे पास है। ये तो सभी ने देखा होगा। ये क्या कहते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बोलो मिट्टी से निकालने के लिए होते हैं ना। तो ये कीप और ये छोटी सी पिंग पोंग बॉल, जिसको टीटी बॉल। अब मैं इस बॉल को यहाँ पे छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। और यहाँ पर इस पे फूंक मारूंगा यहाँ अंदर से, तो ये कहाँ जाएगी? बाहर की ओर। तो कैच कौन करता है सबसे अच्छा? आप कैच करना जानते हो? आप कैच बैठे रहो और देखो आपके पास आती नहीं आती। आ रही है? जितनी भी जोर से मैं इसमें फूंक मार रहा हूँ ये अपनी जगह पे घूम रही है, लेकिन आ नहीं रही, आपकी तरफ नहीं आ रही। इसको ठीक उल्टा करके देखते हैं और नीचे की तरफ फूंक मार, ठीक? ये फिर भी नीचे नहीं आ रही। और इसी से रिलेटेड एक तीसरा छोटा सा एक और प्रयोग है। एक मेरे पास स्ट्रॉ है, बैंड स्ट्रॉ, और इससे मैं हवा को आर पार कर सकता हूँ, ठीक है? और अब ये इसको मैं थोड़ा सा बैंड करता हूँ और इस बॉल पे ऐसे फूंक मारता हूँ, इसको उछाल देता हूँ, ठीक है? तो अब देखते हैं होता है। ये बॉल इसी हवा में ही रहेगी, इधर उधर नहीं गिरेगी, ठीक है? फिर से एक बार करके देखते हैं, ठीक है? तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस बॉल पे जब मैं नीचे से हवा से फूंक मार रहा हूँ तो ये बॉल इधर उधर में गिरती नहीं पर खड़ी रहेगी? अगर इसका जवाब मैं आपको बता दूं तो ये सिर्फ जानकारी हो जाएगी। यहाँ ये सवाल पूछने से और उस जवाब तक पहुंचने तक का जो सफर है वो विज्ञान है। आप बहुत बड़े प्रयोगों के बारे में जान सकते हैं, रमन इफेक्ट के बारे में आपको सूचना ही मिल सकती है कि क्या है रमन इफेक्ट, लेकिन उस रमन इफेक्ट में होता क्या है, उन सवालों से जूझना, वो विज्ञान है, वो विज्ञान है। तो अगर मैं यहाँ पे सरल से शब्दों में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हवा क्यों चलती है, हवा का जो दबाव है ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर हवा बहती है। अब जब मैंने ये स्ट्रिप यहाँ पे ली तो जब मैंने हवा से फूंक मारा तो इसको ऊपर किसने उठाया? हवा ने उठाया। बिल्कुल सही बात है, हवा ने उठाया। तो इसका मतलब इसके ऊपर जब मैंने फूंक मारी तो हवा का दबाव कम हुआ और आसपास की हवा यहाँ आई होगी ना, उसने इस पे धक्का लगाया।
ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हवा किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है। और जब मैं फूंक मारा, जो मैंने फूंक मारी, जो चलती हुई हवा है उसका दबाव हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसकी खोज सबसे पहले की थी बर्नौली ने। बर्नौली ने ये बात हमको बताया था कि चलती हुई जो हवा है, जब हवा गति करती है तो उसका दबाव कम होता है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा गतिविधि है मेरे पास, ये आपके घरों में भी होगा। और एक ग्लास मेरे पास है, एक अखबार का टुकड़ा मेरे पास है, एक बलून मेरे पास है, ठीक है। इन सब चीजों की मदद से मेरे को एक गिलास हवा में उठाना। सवाल यह है कि इन सब चीजों की मदद से मेरे को एक गिलास हवा में उठाना, लेकिन शर्त क्या है कि मेरे को गिलास को हाथ में लगाना, गिलास को हाथ में लगाना है। कैसे इसको करना है? तो सबसे पहले बलून को हवा से भर देते हैं। आपने जब बलून के अंदर हवा भरी, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि बलून के अंदर हवा भरी और इसका मुंह मैंने खुला रखा और हवा अंदर ही रही? ऐसा कभी हो सकता है? क्यों? इसका एक बहुत ही जेन्युइन कारण है कि जब मैंने हवा इस बलून के अंदर भरी तो इस एटमॉस्फेयर जो इसके बाहर का है वातावरण है उसमें और बलून के अंदर हवा के दाब में एक बड़ा अंतर है। बलून के अंदर हवा का दबाव ज्यादा हुआ और बाहर हवा का दबाव क्या हुआ, कम हुआ। तो हवा यहाँ से बाहर ज्यादा से कम क्यों? इसीलिए प्रेशर कुकर की सीटी बजती है। प्रेशर कुकर के अंदर हवा का दबाव ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाती है, सीटी बाहर आती है, दबाव बराबर। इसके अंदर हवा का दबाव क्या है, ज्यादा। अब ये हवा का दबाव ज्यादा करके मैंने इसको बंद कर दिया और अब क्या करते हैं, इस माचिस की मदद से थोड़ा सा इसको जला देते हैं। मेरे को बाद में भी ये लगेगा, इसको पहले हैंडल से जला। अब इसको जला दो और इसको ग्लास में डालो। जब तक ये जलता रहेगा तब तक गुब्बारा नहीं रखना। जब ये बुझेगा, जब ये कागज आपका बुझ जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, कागज बुझ गया, अब इसको इसके ऊपर रख दो। अब इस गुब्बारे को देखते रहना, इसके साथ क्या होगा, कुछ हो रहा है, अंदर जा रहा है, गुब्बारा धीरे धीरे अंदर जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा? अभी हमने इससे पहले जाना कि हवा हमेशा ज्यादा दबाव से कहां जाती है, कम दबाव की। तो गुब्बारे के अंदर क्या था, ज्यादा दबाव। अब मैं इस गुब्बारे को हल्का सा उठा दूं, ठीक है, तो ये आसानी से ऊपर उठ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों इस गुब्बारे ने ग्लास में ढक्कन जैसा बना दिया? ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि अभी हमने बात की कि हवा हमेशा ज्यादा दबाव से। इनको ये बताओ ना, गिलास में एक कागज जला के दो, हवा इस गुब्बारे को अंदर की तरफ खींचे। एक छोटा सा प्रयोग था। क्या मुझे थोड़ा एक बॉटल में पानी मिल सकता है? बॉटल है और इस बॉटल के अंदर क्या है, कुछ है क्या, खाली बॉटल। अब मैं यहाँ पे मैंने इसको रखना है और ये मेरे पास एक छोटी सी गोली किसी चीज, ठीक, और मैंने ये यहाँ पे रखी। अब किसी ताकतवर लड़के को आना है और इस गोली को फूंक मार के अंदर डाल, कोई भी एक आ जाओ कोई ताकत। अपना नाम बताओ। मनोज हमको दिखाने वाले हैं कि उनकी फूंक में कितना दम है और वो इस गोली को इसके अंदर आसानी से जाती है। आपको क्या लगता है, जाएगी नहीं जाएगी गोली? चली जाएगी ना, चली जाएगी। जोर से फूंक मारो, गोली भाग गई। गोली एक बार और ट्राई करोगे, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अरे ऐसा बोल, पीछे घेर में और बोल कोई और ट्राई करेगा? आज आप आ जाए, कोई बात नहीं। आपको फूंक से ये गोली बाहर अंदर डालनी है, जोर से फूंक मारना और ताकि वो लगती है अंदर चली। हर बार ये क्या आ रही है, बाहर आ रही है। हर बार क्या आ रही है, ये गोली यहाँ से बाहर आ रही है। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है? इसके पीछे आप क्या समझते हो? आपका आंसर क्या होगा इसके पीछे? तो जैसे पहले आपने कहा कि इस बॉटल के अंदर कुछ नहीं है, तो क्या सच में कुछ नहीं है? इस बॉटल के अंदर खाली है, क्या है, हवा है। एग्जैक्टली, इसके अंदर पहले से ही मौजूद हवा है, हवा के कण है, और वो हवा के कण कभी भी इसको अंदर आने नहीं देंगे जब तक कुछ हवा बाहर ना निकले। जैसे सर ने कहा, अगर मैं यहाँ से छेद कर दूं
तो जब आप फूंक मारोगे तो वो हवा इस बॉटल के अंदर की हवा को यहाँ से बाहर निकाले, तो इस गोली को अंदर जाने के लिए तब बॉडीगार्ड जाएगा, बॉडीगार्ड अंदर जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा फिनोमिना है, एक छोटी सी अवधारणा है कि हर जगह हवा मौजूद रहती है और जहाँ हवा है वहाँ कोई दूसरी चीज आसानी से नहीं घुस सकती जब तक वो हवा शिफ्ट ना हो, जब तक वो हवा दूसरी तरफ न जाए। तो ये आपकी क्लासेस में, आपके मतलब कोर्स की किताबों में ये प्रयोग होगा। आप पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ, कभी कभी मौका मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद देखो, एक मेरे पास ये ढक्कन है और आप में से कोई भी मैम यहाँ पे है, मैम चेक कर सकती है कि इसमें कुछ है क्या। आप थोड़ा देख लीजिए इसमें क्या क्या है, आपको बताइए। वो ढक्कन है, सिर्फ उसको देखना है और बताना है। इन पे भरोसा है ना सबको, जो कहेंगी सच कहेंगी। ठीक है, आप बता दीजिए, कुछ नहीं है। एक ढक्कन है, इसके इधर मैंने कील चिपका रखी है इसके वेट के लिए, ताकि ये वो अब मैं इस पानी को इसके अंदर थोड़ा पोर करता हूँ, पानी भरता हूँ इस बॉटल में, और फिर देखना जो ये ढक्कन है ये बहुत ही आज्ञाकारी है कि ये आप सबकी बात आसानी से माने। ठीक है, इस ढक्कन को मैं यहाँ डालूंगा तो ये डूबेगा या तैरेगा? क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें कील लगा रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। ये डूब नहीं रहा, बहुत स्लाइटली पानी के अंदर जा रहा है लेकिन डूब नहीं रहा। ठीक है, अब मैं इसमें ढक्कन लगा देता हूं। ठीक है, ये ढक्कन मैंने इस पे लगा दिया है। अब क्या ये ढक्कन नीचे जाएगा? ढक्कन नीचे नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप बोलोगे कि ढक्कन अंदर नीचे चले जाते, ये जा भी सकता है। तो कोई भी एक ऐसा बोल सकता है, डीएलएड स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। देखते हैं आपकी वाणी में कितना हो, कितना तेजस्वी वाणी है आपकी। आप अनाउंस कर सकते हैं इस ढक्कन को नीचे जाने के लिए, आदेश दे सकते हैं। ढक्कन नीचे जा, ढक्कन नीचे जा, ढक्कन नीचे जाओ। आगे आपकी वाणी में मतलब थोड़ा और तेज आई, थोड़ा और ठीक से बोलिए। ढक्कन नीचे जाओ। आप दोबारा फिर ऊपर में तो पूरा डूब गया है, अब डूब के मारना जाएगा ये ढक्कन। ऊपर बुला दो, ऐसे मत बोलो, बोतल को हल्का दबाओ। अभी आप में से कोई जो बच्चे देख रहे हैं जो पीछे बेंचेस में बैठे हैं, अभी एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट सामने आ रहा था जब स्क्रीन चल रही थी कि जो पीछे बेंचेस पे होते हैं वो भविष्य के वैज्ञानिक हो सकते हैं। हमारे यहाँ पीछे बेंचेस पे बैठने वालों को थोड़ा अच्छी नजर से नहीं देखते, पता नहीं ऐसा क्यों है, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। लेकिन वहाँ एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे जा सकते हैं, वो वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो पीछे बेंच वाले देखो कि आखिर ये नीचे क्यों जा रहे हैं, अपने आपको क्या लग रहा है कि क्यों जा रहा हो? एग्जैक्ट ये बात देखना, इस चीज को जैसे कि मोदी सर ने भी कहा कि किसी भी जगह पे वो अवलोकन करना, मतलब अवलोकन करना हिंदी का एक बहुत जार्गन जैसा शब्द है छोटे बच्चों के लिए, पर लेकिन उसका जो मुख्य जो अर्थ है वह है किसी भी चीज को गौर से देखना। अगर आज आप खंडा इंटर कॉलेज से यहाँ तक आए तो आपने अपने आसपास क्या क्या चीजें होते हुए देखी, तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आप भूल गए होंगे। इसका मतलब आपने गौर से नहीं देखा। इस क्लासरूम के भीतर सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या चीजें हुई, घर जाते जाते शायद आप भूल जाओ क्योंकि आपने गौर से नहीं देखा। विज्ञान की सबसे पहली शर्त है विज्ञान शिक्षा की कि आपको गौर से देखना है, अवलोकन करना। ठीक है, तो जैसे आपने गौर से देखा कि ये ढक्कन नीचे कब जा रहा है, जब मैं इसको पुश कर रहा हूं, इसको दबा रहा हूं, और इसको दबाने से क्या होगा, इसको दबाने से क्या होगा, इसका जवाब जो आप दोगे वो परिकल्पना है, आपकी हाइपोथेसिस है। आप सोच रहे हो कि शायद हो सकता है कि ऐसा या शायद हो सकता है कि वैसा। ठीक है, तो यहां से फिर हम अपने जो प्रयोग है उनको टेस्ट करते हैं और फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। तो जब मैंने इसको दबाया तो इसके अंदर हवा का जो दबाव वो क्या हो गया, बढ़ गया, और उस हवा के दबाव ने इस ढक्कन को नीचे के लिए दबा दिया क्योंकि हवा को बाहर जाने के लिए कहीं जगह नहीं, तो ये ढक्कन नीचे की तरफ चले। बहुत ही आसान सा खिलौना है, आप अपने घरों में बना सकते हैं और देख सकते हैं इसे। इसके बाद एक छोटा सा और मेरे पास प्रयोग है। हाँ,
आपने सीटी किस किस ने बजाई है? सीटी कौन कौन बजाता है? सभी जानते हैं बजा के। और हम इतनी बातचीत कर रहे हैं, हम या मेरी आवाज वहां तक आपके पास पहुंच रही है, ये आवाज आखिर आ क्यों रही है और आवाज पैदा कैसे होती है? तो आपकी किताबों में लिखा होगा कि आवाज के पैदा होने का जो मुख्य कारण है वो है कंपन। तो आज देखते हैं कि कैसे कंपन होते हैं और उनसे कैसे आवाज निकलती है। कैसे एक आसान से खिलौने से आप कंपन को समझ सकते हैं। ये एक छोटा सा कागज है ना, कागज है, इस पे इसको ऐसे काट देना, ठीक है, काट दिया और एक पेन के रोल पे इसको घुमा, ठीक है, ये घुमा दिया और ये जो इसकी जिप बनेगी इसको हल्का सा मोड़ देना। अब मैं जैसे ही इसको आवाज हवा को सब करूंगा तो फिर आप देखिएगा कि क्या होगा। ये था वो हो गया, धोखा हो गया, ठीक है। फिर से देखते हैं, एक और मेरे पास है। खिलौने क्या करते हैं, हाथ से बने हुए खिलौने धोखा दे देते हैं, लेकिन उनको साधना भी आना चाहिए, कैसे उनको ठीक किया है। ये भी एक तरह का साइंटिफिक टेम्परामेंट ही है। क्या हो रहा है, बहुत ही आसानी से ये सीटी बच जाएगी। तो आखिर ये आवाज कहां से आ रही है, आवाज कहां से आ रही है, ये आपको गौर से देखना है। क्या हो रहा है, कोई देख पा रहा है क्या आप में से? जब मैं नहीं दबाने दो, ये तो ऐसे ही पकड़ा, दबाने से कैसे आवाज आ जाएगी? ठीक है, दबाने से नहीं आ रही आवाज। फिर से गौर से देखो, जब मैं इसको एग्जैक्टली कागज क्या हो रहा है, हिल रहा है, और ये हिलना ही कंपन है। इसको साइंस की किताबों में आप जाओगे कि कंपन क्या होता है, तो उसको लिखा होगा कि एक इकाई टाइम में जब कोई चीज हिलती है या जो भी है, इस तरह से किताबों की लैंग्वेज होगी। लेकिन उसका असल मीनिंग यही है कि जब कोई चीज अपनी जगह पर हिलती है, दोलन करती है, दोलन में भी उसका एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी, जब वो दोलन करती है तो एक तरह का कंपन पैदा होता है, और यही कंपन क्या करते हैं, आवाज पैदा करते हैं। जैसे अभी मेरी आवाज आ रही है, तो मेरे गाल में, मेरे गले में जो स्वर यंत्र होगा वो कंपन कर रहा होगा, और उस कंपन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आवाज। इसी को आप दूसरी तरह से देख सकते हैं। एक इसी से रिलेटेड और खिलौना मेरे पास है, ये स्ट्रॉ। आप जूस पीते हैं, स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, जूस पीते हुए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रॉ को फेंक देते। इससे आप कैसे सीखें कि कैसे साउंड का एक खिलौना बन सकता है। ये देखो, आप इसको आपको कट करना है ऊपर से, सिर्फ ए शेप में रख देते। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार सीटी बन जाएगी। और इसका एक बहुत कमाल की बात यह है कि जब मैं इस सीटी को क्या करता हूँ, थोड़ा छोटी करता हूँ, और इसकी आवाज को आप गौर करिएगा कि ऐसा क्यों होता है। ये आपके लिए असाइनमेंट समझ लो, और इसका आंसर आपको ढूंढो। अभी इसकी आवाज को गौर से सुनो, आवाज आई, आवाज को गौर से सुनना और उसके बाद की आवाज को गौर से सुनना, ठीक है। आवाज में क्या हो रहा है, आवाज जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूं वैसे वैसे आवाज क्या हो रही है, तीखी होती जा रही है। आवाज क्या हो रही है, तीखी हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब आवाज के मोटे और पतले, आवाज के मोटेपन और पतलेपन का जो कारण है वो इसका जो ईयर ड्रम, या जिसको बोलते हैं कि जहां से हवा जाएगी, वायु स्तंभ हिंदी में, हाँ, ईयर ड्रम वायु स्तंभ है जो, उस पे आधारित है। जितना लंबा वायु स्तंभ होगा, ईयर ड्रम जितना बड़ा होगा, आवाज में उतनी मोटाई होगी। जैसे मेरी आवाज है, बहुत मोटी आवाज है, लेकिन आप में से बच्चों में से किसी की आवाज पतली है। तो क्यों ऐसा है, इसका कारण एक जैसा नहीं होता, अलग अलग तरह का होता है, इसलिए हर किसी की आवाज में भी थोड़ा अंतर होता है। हमारा जो टंग है ना, उस पर डिपेंड करेगा। हमारे मुंह के अंदर जो कंपन होती है ना, किसी की बहुत सुरीली होती है, किसी चीज बहुत मोटी होती है, और कोई लॉन्ग आउट समझ लो उसी चीज नाम में छोटी होती है। टीम की इधर उधर मैंने क्या किया, आपने चुंबक तो देखे हैं, चुंबक क्या करते हैं, चुंबक क्या करते हैं, कोई बताएगा? चिपकते हैं, एक दूसरे पे चिपकते हैं, और हर बार चिपकते हैं, कभी कभी दूर भागते हैं, ठीक है। और चुंबक खास करके लोहे की चीजों को क्या करते हैं, चिपका, लोहे की चीजों को
क्या करते हैं, चिपकाते हैं। तो अभी मेरे पास क्या है, एक कील है और इस कील को मैंने एक कॉपर वायर से जोड़ा है। ठीक, आपकी किताबों में ये प्रयोग है, आप घर में जाके करिए हिसाब से। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस जो कॉपर वायर है उसके दोनों सिरे थोड़ा थोड़ा छील रखे हैं ताकि उनमें लाइट का ट्रांसमिशन हो सके। अब मैं क्या करता हूँ, खाली कील को यहाँ पे लगा दूँ। ठीक है, खाली कील को यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये कीलें जो आपकी मेरी टेबल में बिखरी हुई है, ये उठ रही है, उठ रही है बहुत थोड़ी सी। अभी देखो, ये उस तरह से ऊपर नहीं उठेंगी क्योंकि ये कील है, नॉर्मल सी लोहा है, लोहा लोहे को नहीं चिपका। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल की मदद से इस जो ये कील है या ये जो कॉपर वायर है, इसमें क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता हूँ। मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना मतलब उनमें धारा प्रोवाइड करता हूँ, करंट, सिंपल से भाषा में। ठीक है, और फिर देखिए कि इस कील का काम, ये मैंने दोनों तरफ इसको लगाया और अब मैं ये देखिए कुछ कुछ कीलें इस पे क्या होने लगी है, चिपकने लगी। जैसे ही मैं इसको हटा दूं, कीलें नीचे गिरी। ठीक, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों ये कील जो ये लोहे की कील थी, ये कैसे चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ये आसानी से चिपकने लग गया और इनके चिपकने का बहुत सारा क्रेडिट सेल की बैटरी को भी जाएगा कि इसके अंदर कितनी पावर है और इन फेरों की संख्या। देखो मैंने सिर्फ तार को ऐसे नहीं लगाया, खूब सारी कुंडली जोड़ी। तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप एक वैज्ञानिक का नाम पढ़ेंगे, ऑर्स्टेड। उन्होंने कहा कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक वायर, कोई भी तार, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, मतलब उसमें करंट जाती है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र भी तैयार होता है, जिसको उन्होंने विद्युत का चुंबकीय प्रभाव नाम दिया। ठीक है, तो उस चुंबकीय प्रभाव में अगर मैं कोई चुंबकीय चीज रखूं तो वो चुंबक में बदल जाती है। तो आप ऐसे करके छोटा सा विद्युत का जो है एक चुंबक बना सकते हैं। आज का मेरा लास्ट का जो है प्रयोग ही कहें इसको, या एक छोटा सा मॉडल है, उसके बारे में अगर अब जाने तो ये आपके पास इंजेक्शन सिरिंज है। ठीक है, एक इंजेक्शन सिरिंज के चारों ओर मैंने फिर से कुछ कॉपर वायर जोड़ा है, करीब 1000 करीब फेरे इसके लगाए हैं और मेरे पास कुछ मैग्नेट भी। दो मैग्नेट है मेरे पास, ये बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है, पावरफुल मैग्नेट इनको कहते हैं, नियोडायनियम मैग्नेट इनका नाम है। और अगर मैं इसको दोनों को छोड़ दूं तो ये शायद टूट भी जाएंगे, बहुत ही पावरफुल है। तो ये 2-3 चीजें, इससे मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मेरा सवाल आपके ऊपर है कि आपके घरों में जो लाइट आती है ना, और वो कहाँ से आती होगी, इसका क्या जवाब आपके पास है? लाइट कैसे आती होगी आपके घर? कोई लाइट कैसे आती होगी आप में से? आपके घरों में लाइट कहाँ से आती है? कहाँ से? पानी से? हाँ, फिर तारों से आती है ना, और तार कहीं किसी डैम से जुड़े हुए होते हैं। जैसे श्रीनगर में एक डैम है, आपने सुना होगा, श्रीनगर में एक डैम है, टिहरी में एक डैम है, बड़ा डैम, जो कि विद्युत का उत्पादन करता है, जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन सवाल है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती कैसे है उस डैम बनाने से? तो आज उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये कॉपर वायर है, तांबे की तार, जो कि विद्युत का क्या है, सुचालक है। आपकी किताबों में लिखा होगा विद्युत का सुचालक। मतलब अगर मैं इसके एक छोर में करंट को डालूं तो दूसरे छोर तक करंट आ जाता है, आसानी से आ जाता है। और इसके दोनों छोर पे मैंने एक एलईडी बल्ब लगा रखा है ताकि दिखे कि सच में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस मैग्नेट को मैं यहाँ अंदर इसमें डालता हूँ और जैसे ही मैं इसको हिलाता हूँ, जल रहा बल्ब, जैसे ही मैं इसको हिला रहा हूँ तो इसके अंदर का जो बल्ब है वो जलने लगता है। यही फिनोमिना इसी तरह से आपके डैम में भी लाइट प्रोड्यूस होती है कि जब आप किसी विद्युत के सुचालक पदार्थ के चारों ओर मैग्नेट को घुमाओ या मैग्नेट के चारों ओर किसी सुचालक पदार्थ को घुमाओ तो आसानी से क्या हो जाती है, लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। और जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो लाइट का मतलब जब आपको समझ में आएगा तो आप पाओगे कि लाइट का मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप का नहीं, उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते हैं, वो जिगल करते हैं अपनी जगह पे। तो उसका एक साधारण सा एक
कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएं और कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें, उसके लिए डैम्स का निर्माण हो। पवन चक्कियां भी, इसलिए भी यहाँ पे भी बहुत सारे मॉडल लगे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये तो एक बहुत छोटी सी बात रखी। और एक लास्ट है शायद, अभी टीएलएम की बात हो रही थी कि टीएलएम कैसे बनाती है, खासकर मेरा डाइट के स्टूडेंट के साथ एक के लिए ये बात है। बहुत सारा ये एक संरचना आपको दिख रही होगी, ये हृदय की संरचना है, ठीक है। कैसे हम टीएलएम बना सकते हैं, कैसे हम चीजें, हृदय का मॉडल, वर्किंग मॉडल बनाना बहुत कठिन है। हृदय का वर्किंग मॉडल बनाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, तो उसको कैसे हम टीएलएम के थ्रू समझाएं। तो एक टेम्पलेट आप बना सकते हैं हृदय का, इस तरह का टेम्पलेट। और हृदय का काम क्या है, हम कहते हैं हृदय खून को पंप करता है और पंप करके वो खून को सारी पूरी बॉडी में भेजता है, वहां से खींचता है। लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली हृदय में, तो जब वो पंप करता है तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि नीले 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 कलर से मैंने 2 स्ट्रॉ इस पे लगा दिया, पीछे से उस पे नीला कलर भी किया। तो जितना भी हमारे शरीर से जो भी ब्लड है, जब वो कोशिकाओं में जब उसका काम हो जाता है और कोशिकाओं से जब वो वापस आता है, तो वो शरीर से आया हुआ ब्लड हमारी हृदय के पास जाता है और हृदय उस ब्लड को क्या करता है, फेफड़े के पास भेजता है। और फेफड़े क्या करते हैं उस ब्लड के साथ, फेफड़े वहां जो भी ये ब्लू कलर है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम कहते हैं, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, जबकि हमने सांस में तो ऑक्सीजन ली। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पैदा हुई, ये एक सवाल आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो जो भी शरीर से आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, वो हमारे फेफड़े में जाता है और फेफड़े क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को सांस में बाहर छोड़ देते हैं। जब हम एक्सेल करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। और फिर जब हम सांस में ऑक्सीजन को लेते हैं, तो उस फेफड़े से आई हुई ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाया जाता है और वो फेफड़े फिर से उस ब्लड को हमारे हृदय को भेजते हैं और ये हृदय उस ब्लड को फिर पंप करके हमारे पूरे शरीर में भेज देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरह से भी आप छोटे मोटे टीएलएम बना सकते हैं, ताकि बच्चे के साथ जब आप इंटरेक्ट करें किसी विषय को लेके या खास करके साइंस को लेके, तो वो सिर्फ बात ही न रह जाए। और मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, जो भावी टीचर है, तो हमने साइंस को एक किताबी सब्जेक्ट के तौर पे देखा है। हमने अगर अपनी क्लास को याद करूं, मैं अपनी 6th 7th 8th या 9th 10th या 12th या ग्रेजुएशन को भी याद करूं, तो हम कहते हैं कि साइंस में एक्सपेरिमेंट का बड़ा महत्व है। लेकिन हम अगर इंटर के एक्सपेरिमेंट की याद करें, तो हमने भी गुटका में जो रीडिंग लिखी हुई थी 99 के टाइम की, उसी को लिखा है। हमने प्रयोग बहुत कम की, और सिर्फ प्रयोग के लिए लेबोरेटरी का होना ही जरूरी नहीं। हम इतनी छोटी छोटी चीजों से, बहुत सारी अपने आसपास की चीजों से साइंस को कैसे सीखें। और इसीलिए आज के दिन पर रमन को याद करने की बात, रमन ने इस बात पे बहुत जोर दिया था कि हम जो ये भाभा एटॉमिक सेंटर बसरते उनका जितना भी योगदान आज है ना, उस समय जब वो बने, तो नेहरू जी से उनके बहुत ही मतभेद थे कि इस तरह से साइंस को हमको प्रमोट नहीं करना चाहिए अपने देश में। अपने देश में यहाँ की जरूरतों के हिसाब से हमको साइंस को सीखना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने 1948 में रमन इंस्टीट्यूट की खोज की बेंगलुरु, और उन्होंने उस समय भारत में एक बड़े पद पे थे, उन्होंने वो पद छोड़ा था और उन्होंने अपने और उनके मतलब आज के दिन पे एक दूसरी बात, थोड़ा पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है आज के दिन पे। जहां भी जाओ तो आजकल नेशनलिज्म का बड़ा हवा है, राष्ट्रवाद का बड़ा हवा है। तो अगर आप उनके जीवनी को देखें, रमन की जीवनी, तो इतने जबरदस्त नेशनलिस्ट थे, सिर्फ मतलब अंधभक्त नेशनलिस्ट नहीं। उन्होंने अपने जितने भी रिसर्च पेपर थे, वो कभी भी उन्होंने बाहर के जर्नल्स में नहीं छुपाए। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हमारे जो रिसर्च है, इंडिया की जो रिसर्च है, वो इंडिया में छपनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की 26 में। तो ये एक बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव है रमन को याद करने कि उनका शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे, विज्ञान शिक्षा के बारे में खास करके क्या सोचते हैं कि कैसे शिक्षा। तो मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ और तमाम डाइट के टीचर्स का, तमाम 9th कॉलेज के टीचर्स का, बच्चों का और प्रशिक्षु साथियों का मैं थैंक यू कहूँगा कि आपने इतनी देर तक मेरी बात सुनी। और मुझे आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और हम अगर ठीक ठाक यही रहना होगा मुझे सेशन में, तो मेरी ये भी आशा है कि हम फिर से आप लोगों के साथ कुछ मिलेंगे और कुछ लंबी वर्कशॉप्स से अपनी आपने जो विज्ञान की कठिन चीजें हैं, जो कि अभी तक हम सैद्धांतिक रूप में पढ़ते आ रहे थे जिन चीजों को, उन्होंने उन चीजों को आपने यहाँ पर